क्या ये टॉपिक आसानी से समझ में आता है? बिल्कुल। बहुत ध्यान से इसको प्लीज सुनेंगे सभी। एक टॉपिक जिसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर क्या है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ये सिखाएंगे बाद में, पहले ये समझाते हैं अभी तक हम लोगों ने कर क्या लिया है या पढ़ क्या लिया है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसका नाम है रेट, और रेट का फॉर्मूला बराबर होता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। जब भी मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, तो प्यारे बच्चों ऑर्डर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर होता है बेटा जी अल्फा प्लस बीटा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जब भी मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, देन इट इज अल्फा प्लस बीटा। जैसे मैंने आप लोगों को एक रनिंग रिएक्शन दी और मैंने बोला बेटा इसका जो रेट है दिस इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो आपने डायरेक्ट बता दिया सर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम 1 + 2 दैट विल बी 3। बड़ा अच्छा लगता है भाई ये देखकर, इस सारे स्टूडेंट्स को एक ही बारी में ऑर्डर समझ में आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यही सवाल अगर मैं ऐसे दे दूं कि भाई ये 100 की पावर 1 है और ये 0.1 की पावर 2 है, इस समय इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो समझदार बच्चा बोलेगा सर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि कंसंट्रेशन कितनी है, वो तो डिपेंड करता है पावर कितनी है, और पावर से साफ पता लग रहा है दैट विल बी 3। ऐसा करके पूरकतापूर्ण काम आप लोग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस बात पर तो डिपेंड करता है कि स्टीशियोमेट्री क्या है, या मैं कहूँ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों वो चेंज पर भी डिपेंड करता है। कहानी कुछ ऐसी है कि आप एक बात बताइए, जो आपने रेट पढ़ा एक्चुअल में रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता है, या मैं बोलूँ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द मेजर पार्ट, है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या था बेटा जी? एक मेजर पार्ट था। ये अक्षत जो ऑनलाइन आए हुए हैं ये ड्रॉपर वाले अक्षत हैं या कोई और है बेटा? अक्षत बेनीपुरी है जो ऑनलाइन अभी बच्चा बैठा हुआ है अक्षत, ये ड्रॉपर वाला है या फिर दूसरे हैं? एक बार डू मैसेज टू मी, मैसेज कर बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा, इधर देखेंगे सभी। मैंने आप लोगों से पूछा कि रेट बराबर किसके होता है? रेट बराबर होता है के 100 की पावर। सुनो भाई बेटा, बात नहीं, ऐसा कहा जाता है अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सुनो भाई, अगर कंसंट्रेशन मान लो भैया 100 है, जब चेंज देखते हैं तो आप लोगों ने इस इक्वेशन में रेट में डेल्टा पढ़ा होगा। छोटे चेंज के बारे में बात करता है डी। जनरली आप लोग इस इक्वेशन के अंदर जो पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करते हो, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब सीधा सा होता है मयंक कि ऐसी रिएक्शन जिसमें चेंज बहुत छोटा हो, ठीक है ना। जैसे कोई 1 था 0.9 हो गया, 0.98 हो गया, 0.97 हो गया, इतना चेंज, राइट। आप एक बात बताओ भैया, 100 में से अगर मैं से 0.2 0.3 0.4 घटा भी दूंगा तो क्या रेट बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो जाएगा? क्या नहीं। तो ओवरऑल ये कह दिया जाता है कि रेट टेक्निकली छोटे चेंज के रिस्पेक्ट में इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस बात पर बेटा? इस पूरी बात पर। ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर या इसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी को बोला गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या स्यूडो रिएक्शन, नॉट फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो रिएक्शन। भैया दिखने में दिख रहा है कि मानो थर्ड ऑर्डर हो, लेकिन एक्चुअल में जो रेट की डिपेंडेंसी है वो तो सेकंड ऑर्डर ही बता रही है इसको, राइट। तो ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को, आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है अभी आप लोगों को कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाला है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक ही बारी में समझ में आ जाने वाला कॉन्सेप्ट है। और प्यारे बच्चों सुंदर बात यह है कि इसमें से सवाल बन जाता है। इस साल भी नीट में इससे सवाल बना है और जेई मेंस में भी इससे सवाल बना है। सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी स्यूडो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी से रहती है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी है। जब आगे चल के आपको मॉलिक्युलरिटी पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा
ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने में और मॉलिक्यूलरिटी निकालने में, कितना भी ज्ञान पढ़ा दो फिर भी हो जाता है। तो अब उस केस को कैसे आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं देखते हैं। सी सभी देखेंगे भैया, अभी बोर्ड की तरफ देखें सभी। तो चलो सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। एक टर्म मेरे दिमाग में आ रही है ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ही, तो सर क्या फिर ऐसा कह दिया जाए कि इसको नेगलेक्ट करने का मतलब है ये हट गया? नहीं, इसका मतलब ये कि ये और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, जिसका नाम क्या लिख देता हूँ मैं, के डैश लिख देता हूँ। अभी समझाता हूँ आप लोगों को, सुनो। सीधी सीधी ना एक इक्वेशन बना लेते हैं और इस इक्वेशन का नाम होगा, और एक टर्म है उसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर क्या रिएक्शन है? जिन्होंने पढ़ रखी है बस 10-1 मिनट आप शांत रहेंगे, फिर आप बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब यही है, अ हाई ऑर्डर रिएक्शन, अ हाई ऑर्डर रिएक्शन, अ हाई ऑर्डर रिएक्शन बिहेव्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन at certain temperature pressure condition, temperature and pressure condition। अब ये कंडीशन किसी किसी रिएक्शन की या अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग हो सकती है। तो बस ये एक सेंस इनका ऐसा है, एक हाई ऑर्डर रिएक्शन, अ हाई ऑर्डर रिएक्शन बिहेव्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसकी ट्रिक तो बहुत है ये पहचानने की कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, पर एक बार सेंस भी समझ लो। बायो वाले बच्चे जानते हैं कि जब कभी भी शुगर या सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऐसा करने से अपने पास जो जनरेट होता है उसका नाम है एक तो ग्लूकोज, और एक साथ में जनरेट होता है कौन बेटा जी, फ्रक्टोज। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पेपर में बायोमोलिक्यूल आ रहा हो, तो एक टॉपिक वहाँ का यहाँ भी हो जाना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने बोला C12H11, इसका नाम है सुक्रोज। व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, तो बेटा जी ये टूटता है C6H12O6 में, प्लस साथ में ये भी यहाँ से ऐसा ही नजर आने वाला है। और ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सर क्या फ्रक्टोज ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम है? यस, लेकिन अंतर है। अंतर ये है कि जो ग्लूकोज होता है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है जब इस पर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट डालती जाती थी, हमने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा है, आपको पीपीएल डलवाते थे, और राइट डायरेक्शन में अगर ये उस लाइट को घुमा देता है तो बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में घुमा देता है तो इसको बोला जाता है लीवो। तो आपको पता लग गया कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के अंदर डेक्स्ट्रो भी मिलता है और लीवो भी मिलता है, लेकिन लीवो की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। मात्रा ज़्यादा होने का मतलब इसके अमाउंट से नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ रोटेशन से। कि भैया मानो यहाँ पर +x का चेंज है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो समहाउ -1.5x है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ, आइडियली कोई मुझसे पूछे कि सुक्रोज तुम कैसे हो, डेक्स्ट्रो या फिर लीवो, तो कहने के अनुसार आप बोल सकते हो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल बी इक्वस टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और उसमें जो मेजॉरिटी है वो ऑप्टिकल रोटेशन में किसकी है बेटा जी, फ्रक्टोज की है, जो कि नेगेटिव रोटेशन है, जो कि लीवो रोटेशन है, जो कि बेसिकली इसी टॉपिक को बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर के नाम से, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के नाम से। सेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली हम लोग सुक्रोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में एक अगर डेक्स्ट्रो है तो जो पेयर मुझे मिल रहा है वो डेक्स्ट्रो भी और कौन सा बेटा, लीवो भी, और लीवो की मात्रा डेक्स्ट्रो की मात्रा से ज़्यादा है। बोलो सेंस समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर के अंदर ये रिएक्शन एक हाई ऑर्डर रिएक्शन प्रतीत हो रही होती है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जाकर हमें दिखती है। कैसे समझाता हूँ, सुनो भाई। इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या ये दोनों रिएक्टेंट हैं? आप बोलोगे यस सर। तो इसका रेट लिखा जाए, तो रेट लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, के, और यहाँ लिखा जाएगा जी आपका शुगर या सुक्रोज की पावर 1,
और यहाँ लिखा जाएगा आप लोगों का वाटर, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, आइडियली 1। लेकिन प्यारे बच्चों आप तो जानते हो सर ये तो एक्सिस में होगा। सर कहाँ मेंशन है कि ये एक्सिस में? मेंशन हो या ना हो, जब भी आपको सॉल्वेंट दिखेगा तो आप मान कर चलेंगे कि भैया वो एक्सेस में ही होगा। और अगर उसने कितने भी मोल से रिएक्ट किया हो, लेकिन वो एक्सेस में मानकर आपको चलना है। और जैसे ही कोई स्पीसीज एक्सेस में आ जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, या मैं बोलूं रेट उसकी कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा तथाकथित किताबें लिख देती हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दो। सेंस पकड़ में आना चाहिए बस, है ना। ये सब बातें ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नया कांस्टेंट बन जाता है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। अच्छी किताबों में इसी रेट कांस्टेंट को स्यूडो रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाती है सिंपली C12H/SO11 में। आपको साफ देखने से पता लग रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल अब केवल इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और जिसकी पावर कितनी है बेटा 1। साफ पता लग रहा है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आया वो कितना आया बेटा जी, फर्स्ट ऑर्डर। और सेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप नेगलेक्ट करने बैठ जाओगे, आप उसको नेगलेक्ट करोगे जिसका चेंज बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कि उसको आप लोग इनिशियल वैल्यू की रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। और मैं इसको एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं कह सकता, क्योंकि सर वहाँ नेग्लिजेशन तो जैसा तो कुछ होता नहीं हो, तो प्रॉपर एक वैल्यू है, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच की कोई रिएक्शन लाई करती है, जिसको हम लोग वो टुवर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं। इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? बहुत ही बेसिक है, इसमें समझने वाला बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं। कृपया करके इसको नोट करें स्पीड में। क्या इसके यही एग्जाम्पल है? नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी देखते हैं, सीखते हैं। डीपीएस वाले बच्चों का कल एग्जाम होगा आई थिंक, है ना? कौन से टॉपिक का एग्जाम है? अंग्रेजी का है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेहनत करो अंग्रेजी में। अगला आता है भाई अपने पास, बच्चों बातें नहीं प्लीज, बच्चा बातें नहीं। चलिए अब मेन टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहा है, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं कि बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। सी कंडीशन फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई है। अगर आप लोगों की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो आपको एक्सेस में दिखाई दे रही है और उसके चेंज होने से रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो उस केस में उस कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से चेंज होने वाले रेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा? इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन of one of the reactant appearing in the rate law is taken much greater than the other, सेंस वही है बिल्कुल। तो उस केस के अंदर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मान के चलते हैं, और जिसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा रेट, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिंस उसकी कंसंट्रेशन समहाउ एक्सेस में ही रही होगी। जनरली सॉल्वेंट्स जो दिखाई देते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने एक रेट का फॉर्मूला लिखा और रेट के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट आ गया हो, क्या हो गया हो, कैटलिस्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन की पावर को हम लोग फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा सुनेंगे सभी बच्चे। ऐसी तमाम रिएक्शन है जिनका रेट कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट 10 ले रहे हैं तो रेट इतना आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट 20 ले रहे हैं तो रेट इतना आ रहा है। लेकिन याद रहे, ड्यूरिंग द प्रोसेस कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन डिके नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितना रिएक्टेंट में था उस समय अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो गई तो कैटलिस्ट जितना था इनिशियली उतना ही अगर होगा, तो उस केस में हम लोग कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन की वजह से आए हुए चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट। क्या मैं शब्दों को समझा पाया? मैंने बोला ऐसी तमाम रिएक्शन है जिनमें रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अलावा कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन अगर फिक्स है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो उस केस के अंदर हम लोग उसकी कंसंट्रेशन चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब पढ़ो, इफ कैटलिस्ट अपीयर इन द रेट लॉ, रिमेंबर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उस केस के अंदर हम लोग पहचान जाएंगे कि रिएक्शन कोई और नहीं है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। क्या दोनों शब्दों को समझ गए हो? तो लेफ्ट वाला नोट कर लो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से इसको नोट कर लेंगे प्लीज, नोट इट डाउन। चलें बेटा आगे। अमितोज, लक्षित, नमन, संस्कार, स्नेहा, वान्या, वान्या सिंह, जल्दी बताइए। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, टॉपिक बेहद सिंपल है, बस आप बोर्ड पर देखते चले जाओ भाई। चले भाई आगे। थर्ड जो पॉइंट आता है वही बोला गया है कि अगर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो भी उसको हम लोग क्या कर देंगे जी, नेगलेक्ट कर देंगे। आप लोग नोट कर लो, मैं एग्जांपल से शुरुआत कराता हूँ इसकी दोबारा से। चलें जी आगे। आदित्य, स्कूल में आज बात हो गई तेरी, फाइनल क्लियर हो गया? आदित्य पुंजानी, पेपर देने हैं कुछ, ठीक है पेपर दे दो, क्या दिक्कत है। चलें भाई आगे। आगे देखेंगे भाई सभी बच्चों, प्लीज बातें नहीं, बच्चा बातें नहीं, इधर देख, इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल आता है उसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के। सुनो, एल्काइल हैलाइड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला याद आ रहा होगा, RX। जब भाई का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे तो ऑब्वियस है यहाँ से क्या बाहर निकलने वाला है बेटा जी, एक तो HX बाहर हो जाएगा और साथ में ये वाली फॉर्मेशन बन जाएगी। यस और नो? आप समझ पा रहे हो कि सर हाइड्रोलिसिस हो रही है, पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो एक्चुअली जो रेट है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वही K' बोलो या K बोलो, यहाँ पर ये जो डिपेंड करेगा इसी पर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। रिएक्शन लगेगी मानो जैसे सेकंड ऑर्डर है, लेकिन रिएक्शन होगी कौन सी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है बेटा? ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस बेटा, ईस्टर होता है CH3, C डबल बॉन्ड OO CH3। और बेटा जी जब मैं इस पर वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं, मीडियम मस्ट बी एसिडिक, ठीक है? कहती क्या मीडियम होना चाहिए बेटा जी? एसिडिक। तो यहाँ से आ जाएगा OH और यहाँ से आ जाएगा H, जो भी है इस बॉन्ड को आप लोग क्या करोगे बेटा? ब्रेक कर दोगे और ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्ट इनटू CH3COH। एक एसिड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा मेरे भाई? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है सर, इसमें भी जो रेट है वो इस पानी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द ईस्टर ओनली। अगेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट। बेटा मैंने कितने एग्जाम्पल बताए? सबसे पहले बताया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, तो फॉल्स ही तो है ये, बेसिकली है हाई ऑर्डर, बिहेव कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास दूसरा एग्जाम्पल पढ़ाया आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगेन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। नेक्स्ट बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ भाई बताओ जरा, हर्ष एक बार बता मुझे, इसको जीरो ऑर्डर बोलूं, फर्स्ट ऑर्डर बोलूं या सेकंड ऑर्डर बोलूं? इसको जीरो ऑर्डर बोलूं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलूं या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलूं? जल्दी बता। बोलो जी। कंपाउंड तो वही बनना है जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कंपाउंड तो वही बनने हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। हाँ जी सोचो, बता भाई, तो बता। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलना चाहिए क्या? हाँ जी, सेकंड ऑर्डर बोल दूं? तू बता भाई। हैं?
बेस पर वैल्यू डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही बात है ये। एक्चुअल में ये आप लोगों का एक एक्सेप्शन डेटा है, यहाँ पानी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन यस इट विल बी डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। तो इसका मतलब यहाँ इट इज नॉट ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्गेनिक की टर्म है भैया बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो कीप इन योर माइंड, इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिड तो जस्ट और जस्ट केवल और केवल जनरेशन के लिए यूज होता है कि भैया फटाफट से बॉन्ड ब्रेक हो जाए उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ बेस जाके ये दिखाई दे रहा है ना COH, ये टेक्निकली CO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कीप इन योर माइंड, इस केस के अंदर आप इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, ये सेकंड ऑर्डर बोला जाएगा, स्यूडो नहीं बोला जाएगा, सेकंड। कर रहे हैं इसको, मतलब कह सकते हो स्यूडो सेकंड ऑर्डर टर्म्स ना मैंने कहीं किताबों में देखी नहीं है एक्चुअली। तो जनरली या तो जीरो बोलते हैं या फर्स्ट बोलते हैं या स्यूडो फर्स्ट बोलते हैं। तो सेकंड ऑर्डर जैसे मान लो वाटर को भी तो हमने नेगलेक्ट करा है, तो कह तो सकते हैं कि सर एक हाई ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की बिहेव कर रही है, तो नाम तो दे सकते हो आपको स्यूडो। ऑल्दो जनरली पेपर में आप लोगों को सेकंड ऑर्डर ही मेंशन होता हुआ नजर आएगा। क्या ये बातें समझ में आई भाई? सभी को बताइए, क्या ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है? बताइए जरा, आसानी से ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई। मैंने वही तो बताया है, ये जो एस क्या होता है, जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं ना, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं ना, साबुन बनाने वाली जो वही उसमें आपको बेस की कंसंट्रेशन डिपेंड कर जाएगी रेट पर। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है भाई? और लिखते नहीं है रिवर्सिबल, मत लिखो रिवर्सिबल भाई। बेस वाले केस में रिवर्सिबिलिटी का साइन हटा देना, बेस वाले केस में रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी भाई, ये पढ़ाया हुआ ऑर्गेनिक में आपको याद हो तो। चलें जी आगे, चलिए भाई। मुझे लगता है कि इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ लो भाई, जल्दी से इन चीज़ों को कवर कर लो। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए मुझे जल्दी से, जल्दी से इस सवाल को करके दिखाइए मुझे। सी नोट नहीं हुआ? ये सवाल आप लोगों के सामने है, इन्होंने बोल रखा है कि ईस्टर है बेटा, उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया है एसिड और बेस में, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रिएक्शन के डैश फलाना है, मतलब आप समझ जाओ कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। इफ के डैश वैल्यू इज गिवन टू यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप लोग समझ गए क्या करना है? बेसिकली आपके पास टाइम है मात्र 2 मिनट का, 2 मिनट में अगर आप इस सवाल को कवर कर पाए तो बढ़िया बात है भाई। एक बात आपसे कहनी है, जब वाटर की कंसंट्रेशन कभी भी आप लोगों को ना गिवन हो तो हमेशा वाटर की कंसंट्रेशन को क्या मानकर चलना है? 55.55। ये बात आपने क्लास 11th इक्विलिब्रियम से स्टार्ट की थी कहनी। वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर। चलो भाई शुरू हो जाओ जल्दी से। आप लोग प्लीज बातें नहीं करेंगे। क्या निकालना है इसमें? के की वैल्यू निकालनी है। हेलो, क्या आंसर आ रहा है भाई? सी आंसर है क्या? कैसे किया होगा सर? आप तो ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं, के डैश कुछ और थोड़ी है, यही तो होगा। यस और नो? क्योंकि हम लोग देखकर बता रहे हैं कि रिएक्शन कैसी है बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई ये पूरी बात को ही तो हम लोग क्या लिख देते थे दोस्त, याद करो, के डैश। तो इसका मतलब ये हो गया सर, यहाँ से के की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और के डैश की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ और इसका पर मिनट ये बता भी रहा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी ये रिएक्शन, और डिवाइडेड बाय यहाँ कितना कर देंगे हम लोग बताओ सर? ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 55.55। सही है क्या?
और यहाँ से यूनिट जो होगी इसकी कंसंट्रेशन की ऑब्वियसली मोल पर लीटर है, और ऊपर वाले की यूनिट क्या है बेटा जी, पर मिनट। करो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? सी बन रहा है क्या? सी नहीं है भैया इसका आंसर, सी नहीं है इसका आंसर। बताऊं सी क्यों नहीं है? यूनिट मैच नहीं करेंगे। सी नहीं है भैया इसका आंसर। यूनिट कहाँ मैच करी बताओ? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फोकस करके पढ़ना चाहिए भाई। ना ना ना, जेई मेंस में कभी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती भाई। मेंस एडवांस नीट में कभी इस टाइप से मिस्टेक नहीं होती वहाँ। और देखो मिस्टेक क्यों नहीं बोलूँगा मैं इसको, पता है? वो ये ना देते, इसकी जगह कुछ और दे रहे होते, तब तो आप समझ जाते हाँ जी मिस्टेक है। उन्होंने एनओटी दिया है तो इसका मतलब यही है कि वो नोटा के साथ जाना चाह रहे हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए, स्पीड में नोट कर लो भाई। चले बेटा आगे, आगे देखेंगे सभी बच्चों, बातें नहीं प्लीज। अच्छा अगला अपने पास जो टास्क आता है सुनो। कॉमिल क्या है ऐसा जो मतलब अभी अभी ही बताना है इसको, तुझे बता। एक टर्म आती है जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। कोई बच्चा बताए जी मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कंबाइंड, या कोलाइड भी लिख सकते थे, टुगेदर इन या ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कंबाइंड टुगेदर साइमल्टेनियसली in an elementary reaction, in an elementary reaction। अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन का मीनिंग आप लोग पहले से समझते हो। ऐसी रिएक्शन जो कि कैसी हो बेटा जी, सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो कि कैसी हो बेटा जी, सिंपल रिएक्शन। सिंगल और सिंपल दोनों को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा जी, एलिमेंट्री रिएक्शन में। इधर सुनेंगे सभी बच्चे, सी इधर देखो भाई सभी। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कंबाइंड टुगेदर साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो सुनो, यहाँ पर ऐसे समझो, मानो ये एक जो है ना सर्कल है, या एग्जाम्पल के तौर पर इसको चौराया मान लेते हैं। चौराया जानते हो ना, समझते हो ना? तो ये आप लोगों का बेसिकली मान लेते हैं यहाँ से कोई एक बच्चा है। एक दिन मैंने कुछ और ही बना दिया था, तुम्हारी क्लास में बनाया था, वो किसी क्लास में बनाया था नहीं याद? तुम्हारी क्लास में बनाया था ना? भगवान, वो घर पे मैं बिल्कुल 2 दिन तक हंसाता कि यार ये क्या हुआ मुझसे। चलो कोई बात नहीं, ये है, मान लेते हैं। चलो अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चे को क्यों मारे भाई। मान लेते हैं हम भी क्यों मारे, कोई एक्स आदमी है, ठीक है? अब उसके एक्सीडेंट होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? मान लो वो बाइक से जा रहा है, तो उसकी एक्सीडेंट होने की पहली प्रोबेबिलिटी है कि वो जाए और खुद ही लुढ़क जाए, यानी कि अपने आप ही गिर जाए। तो मॉलिक्यूलरिटी बोली जाएगी 1। अरे हाँ या ना? अच्छा दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो यहाँ से ऐसे आ रहा था, जा रहा था, और यहाँ से कोई और आदमी आ जाए, या यहाँ से लगा लेते हैं या यहाँ से लगा लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कोई आ जाए, अब इसको घूमना चाहिए था ऐसा आइडली, ये घूम गया ऐसे, कोलिजन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी नंबर 2। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई एक और पागल आ रहा हो घूमता हुआ, उसने भी इसमें। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिखाई दे रही है? 3। अच्छा आपको लगता है कि क्या ऐसी भी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब एक ही समय पे ये तीनों लड़े और यहां से भी एक और पागल आए और इसमें मारे? बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है ना। इसका मतलब जो नॉर्मली देखा जाता है,
फर्स्ट ऑर्डर यानी कि आपका मॉलिक्युलरिटी बिकम 1 2 3, थर्ड ऑनवर्ड हम लोगों को थोड़ा सा मॉलिक्युलरिटी नहीं देखी जाती। और मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? आंसर है 4। 4 से ज़्यादा फिर एक नया कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, नोबेल प्राइज है। आई बात समझ में आ रही नहीं है? तो ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मॉलिक्युलरिटी है, अब ऐसा मत सोचना एक रिएक्टेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और ये प्रोडक्ट दे दें और तुम उनको काउंट करके मॉलिक्युलरिटी लिखाओ। गलत बात। क्यों? उन्होंने पहले ही बोला है अटैक होना ही इज नॉट ए मॉलिक्युलरिटी, साइमल्टेनियस अटैक होना इंपॉर्टेंट है। एक ही समय पर एक ही जगह पर एक साथ अटैक होना। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसके लिए जो मॉलिक्युलरिटी की मैक्स वैल्यू है वो 4 है, लेकिन आपके सिलेबाई के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी मैक्स भी मैं बताऊं तो 3 तक सिमट जाए। ठीक है? कोई ये कह सकता है कि भैया मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? तो उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि सर एक साथ एक समय पे साइमल्टेनियसली मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट बन सकते हैं वो 4 बन सकते हैं, इसके अलावा तो 5वां कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता। बोलो गेम समझ में आ रहा है? चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, तो एक बात बताइए, क्या जो ये टर्म है मॉलिक्युलरिटी, ये कभी भी कौन सी वैल्यू नहीं होगी? नेवर बी जीरो। ना तो ये कभी जीरो होगी, ना कभी ये नेगेटिव होगी, ना ही कभी ये क्या होगी बेटा? फ्रैक्शनल होगी। मैं कहूँ कि आधा आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माइनस में कोई आदमी चल रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं। तो आपको बोलना पड़ेगा एक प्रॉपर टर्म है भैया, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल ये वैल्यू नहीं होगी। जबकि ऑर्डर, ऑर्डर में भी जीरो, ऑर्डर में भी माइनस, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो मॉलिक्युलरिटी आप लोग पढ़ रहे हो ना बेटा, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी इज और थियोरेटिकल डेटा, ये एक थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल डेटा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो मॉलिक्युलरिटी है ये वैलिड है केवल और केवल कौन सी टाइप की रिएक्शन के लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के। ये मैं लिख सकता हूँ, इट इज नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको समझो। सुनो भाई, सर हमने कभी कभी पेपर में देखा है कि उसको ना मॉलिक्युलरिटी को ही क्या बना देते हैं? मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर वो कौन सा केस होता है जिसमें ऐसा देखा जाता है? वेयर मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो कौन सा केस है? तो समझे सभी बच्चे? मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, फॉर सिंपल रिएक्शन। ये 3 कंडीशन में मैं कहूंगा मॉलिक्युलरिटी ही बेसिकली क्या हो जानी है? ऑर्डर हो जानी है। हेयर मॉलिक्युलरिटी बिकम ऑर्डर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे सर समझा दो, अभी समझ में नहीं आया, ठीक है प्रार्थना, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इधर समझने की कोशिश कर बेटा। मैंने तुझसे बोला ये ए है बच्चा और ये बी है, ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट दे रहे हैं। और अभी के लिए मान लेते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर ये टर्म 1 थी और यहाँ पर ये टर्म 2 थी, जो कि दिखाई दे रही है मुझे। और इसका जब मशीन से रेट मैंने निकाला तो ये वैल्यू बन के आई कुछ ऐसी। समझना इस बात को। जब इस रिएक्शन में मैंने ऑर्डर देखा तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आया वो टेक्निकली कितना आया? 1 + 2 दैट विल बी 3। और मैंने इस रिएक्शन को कोऑर्डिनेट देखे या इस रिएक्शन की इक्वेशन देखी तो यहाँ पर भी मैंने देखा यार ये तो डायरेक्टली स्टीशियोमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि ये रिएक्शन एक टाइप की कौन सी रिएक्शन हो गई? एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दिव्या क्या हो जाती है बेटा जी? सेम हो जाती है। क्या मैं समझा पाया? तुम्हें बताओ बेटा जी, पक्का? तो यानी कि आप लोगों को अपने भेजे में एक बात क्रिस्टल क्लियर रखनी चाहिए, क्या? मॉलिक्युलरिटी बिकम ऑर्डर या ऑर्डर बिकम मॉलिक्युलरिटी किन केसेस में? सबसे पहला केस, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हो, सिंगल स्टेप। कुल मिला के बात है रेट लॉ को फोकस करते हुए आप लोगों को बात करनी है। इसमें एक टाइप और आता है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। इसमें एक टाइप और आता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहाँ थोड़ा सा ना मिथ है, बच्चों को टीचरों को भी कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन एक बार इसको यहाँ पर आप लोग सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है
मल्टी स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, मैंने तुमसे बोला भाई ये ए से ना डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्त, और ये बी जो है ये सी के साथ कंबाइंड हुआ और ये डी में कन्वर्ट हो गया, और जो ये डी है ये फर्दर इसने क्या काम किया, ई के साथ कंबाइंड हुआ, ये एफ प्लस जी में कन्वर्ट हो गया, और बोला गया भैया इसमें सेकंड जो स्टेप है दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। आगे चल के या कक्षा 11th में जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहां पर ये डेटा सिखाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं RDS। इवन जहां आप लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, वहां आपके टीचर ने पढ़ाया होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप दैट इज RDS, और बोला होगा दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, जिस पर रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुम्हें देखने के लिए मिल जाए और मेरे भाई इसका रेट लिखने के लिए आ जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाना है ये कि आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू के बी की पावर 1 और सी की पावर 1। बोलो गेम समझ में आ रहा है? क्या मैं इस रिएक्शन को देखकर ये कह दूं इसका जो ऑर्डर है जो कि 2 है, जो कि बराबर होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी के? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मॉलिक्यूलरिटी कभी भी मल्टी स्टेप के लिए डिफाइन होती ही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर ए स्टेप रिएक्शन। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो कौन सा स्टेप है जहां मॉलिक्यूलरिटी बिकम ऑर्डर, तो मैं कहूंगा दिस इज द स्टेप नंबर 2। यानी कि वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी फॉर स्टेप वाइज इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या शब्दों को पकड़ पा रहे हो आप लोग? यानी कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका रेट उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर है, लेकिन आप जानते हो एक्चुअल में तो पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट इसी तरीके से फॉलो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बिकम सेम, लेकिन इस पूरे 3-4 स्टेप्स में ऑर्डर जो होगा दैट विल बी सेम। क्या अंतर समझ में आया आप लोगों को? दोबारा सुन लो वरना परेशानी होगी। मैंने बोला इस फर्स्ट स्टेप का ऑर्डर, सेकंड स्टेप का ऑर्डर, थर्ड स्टेप का ऑर्डर इज टिपिकली 3, या मैं बोलूं जो भी निकल के आ रहा है 2, लेकिन पहले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मे बी डिफरेंट, थर्ड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी मे बी डिफरेंट नॉट 2, और सेकंड स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट विल बी 2 सिंस वी डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी फॉर सिंगल या मैं बोलूं स्लो स्टेप रिएक्शन या मैं बोलूं एलिमेंट्री रिएक्शन। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए भाई? पक्का? यानी कि अगर तुम्हारे जीवन में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रकट हो जाए और तुमसे पूछे भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप ढूंढो। ढूंढ लिया? स्लोएस्ट स्टेप में आपने देखा भैया इसका ऑर्डर तो 2 आ रहा है, तो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ये कहना है। अब ना ऊपर मॉलिक्यूलरिटी बता सकता ना नीचे मॉलिक्यूलरिटी बता सकता। तथा कथित किताबों में लिख दिया गया है कि जितने रिएक्टेंट उतनी मॉलिक्यूलरिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और मतलब आप समझो 11-12 के लेवल पर ये 99% लग भी जाती है, इवन हमने भी पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको सजेशन दे रहा हूँ इनसे बचो, क्योंकि जिस तरीके से एडवांस का लेवल होता चला जा रहा है वो कुछ भी चीज़ें घुमा फिरा कर डाल सकता है। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग एक बार नोट करेंगे स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली। क्लास के सभी बच्चे डेटा क्रिस्टल क्लियर नोट करें भाई सभी। नमिश नोट कर बेटा। अरे भैया डेटा समझ में आया जो उन्होंने पूछा? बेटा जयती क्या पूछा इसने, समझ में आया? इसने बोला कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए आप किसको डिफाइन करते हो? मॉलिक्यूलरिटी को। आप कह रहे हो कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई वैल्यूबिलिटी नहीं है, ऑर्डर अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आप लोगों का? मॉलिक्यूलरिटी। तो ये बोलिए मॉलिक्यूलरिटी की जरूरत ही क्या थी भाई? आप नॉर्मल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कांट डिफाइन, कॉम्प्लेक्स के लिए आप बोल रहे हो नहीं कर सकते, जिनका स्लो स्टेप है आप उन्हीं के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसका आंसर क्या बोला मैंने बोला अगर एक रिएक्शन है जो ए से पी जा रही है, मुझे उसका ऑर्डर नहीं पता, बट आई कैन चेक द मॉलिक्यूलरिटी बाय सीइंग देयर स्टीशियोमेट्री, ये कह रहा हूं मैं। बट आई कांट डिफाइन ऑर्डर फॉर इट, आई कांट डिफाइन द ऑर्डर फॉर इट। लेकिन क्योंकि ऑर्डर क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। हाँ, अगर किसी केस में
एलिमेंट्री रिएक्शन लग रही है और ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर आ रही हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग ऑर्डर भी मॉलिक्युलरिटी से ही डिफाइन कर देते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए, हाँ, नॉट फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। प्रार्थना, मॉलिक्युलरिटी 4 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोऑर्डिनेट ही 4 है बेटा, है ना। कोऑर्डिनेट ही कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें भाई? 4 तरफ से ही तो मैक्सिमम अटैक हो सकता है, 5वें वे से अटैक नहीं हो सकता। तो क्लास खत्म। हाँ भाई, तो उस केस में प्रोडक्ट भी तो कन्वर्ट होना चाहिए और रिएक्शन भी तो हो। जब कोई कंबाइन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसी? नहीं, फिर ना उसको रिएक्टेंट कह सकते ना प्रोडक्ट। चले मेरे भाई, नहीं नहीं, वो एक एलिमेंट्री स्टेप है। चलो भाई, बात नहीं। अगला पढ़ाएंगे कोलिजन थ्योरी, और अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और आप लोगों का अमीन्स। पहले कार्बोक्सिलिक निपटाएंगे, फिर तो सिलेबस ही खत्म, फिर तो दोबारा मूव हो जाएगा ना रिवीजन। अब बायोमोलिक्यूल करना चाहो तो बायोमोलिक्यूल भी कर सकते हो अभी, वो तो कराने हैं, वो कराने हैं भाई। आप लोग सुन लीजिए सभी, आप लोगों का नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट लूंगा, 300 नंबर का केवल केमिस्ट्री का पेपर होगा। उस पेपर के आधार पर मैं कुछ बच्चों को अलग कर दूंगा, जिनको मैं जेई एडवांस के लिए जो टॉपिक्स हैं, पी ब्लॉक हो गया या ब्लॉक केमिस्ट्री तो चलो नीट वालों को भी पढ़नी है, जिनको पॉलीमर पढ़ाना है मुझे या जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन पढ़ाना, वो छुटपुट टॉपिक पढ़ाने जो मेंस में नहीं है, एडवांस में, उन बच्चों को अलग कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को बोलूं भैया तू आ जा एडवांस के, पता लगे तुम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट खराब करे बैठे हो, ठीक है ना। तो उन बाकी जो बच्चे बच जाएंगे वो अपना रिवीजन बैच में आ जाएंगे, और उनके लिए ये वाला टाइम नहीं होगा, जिनको मैं सेपरेट करूंगा उनके लिए टाइम जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। उनके लिए टाइम जो मैं आपको बता दूंगा, आप उस पर्टिकुलर टाइम जोन पे आके फिर अपने वो वाले टॉपिक्स कवर करो। हम लोग टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर से, क्लास 11 से टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट से, और वही पढ़ाएंगे जो एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट है, आल बलाऊ चीजें नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। टास्क होगा 1.5 महीने के अंदर, जो सिलेबस जेई से एलिमिनेटेड है, मेन से और एडवांस में है, 1.5 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, चाहे फिर क्लास अल्टरनेट ले या रोज ले, 1.5 महीने के ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले कैसे भी ले, लेकिन उसको 1.5 महीने के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा। 1.5 महीने का मतलब है बेटा, अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो कब चल रहे हैं? अक्टूबर पे चल रहे हैं ना, अक्टूबर आ गया नहीं अभी, सितंबर पे चल रहे हैं, चलो अक्टूबर पे ही चल रहे हैं मानो, है ना, अक्टूबर नवंबर, मतलब नवंबर मिड से पहले पहले वो टॉपिक खत्म होने चाहिए आइडियली, है ना। नवंबर मिड से पहले वो टॉपिक खत्म हो जाए तो आप लोग आसानी से मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर लोगे बेटा। चलें आगे, आगे बढ़े, या तो सॉलिड उठाएंगे सीधा या फिर गैसियस स्टेट, कोशिश करेंगे पहले गैसियस स्टेट वाला पोर्शन कर लें। चलो ठीक है भाई, गेम समझ में आ गया। अब पेपर आप लोगों का सबका होगा बेटा जी वो। और दूसरा, टेस्ट सीरीज में लास्ट क्लास में बताना भूल गया था यार, ये खत्म करें पहले। ये गेम समझ में आ गया भाई? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस सवाल को देखना जरा। सवाल कह रहा है फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2p से लेके q में जा रहा है और r 3r में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा इस दो रिएक्शन को आप देखो तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में जो हमारे मतलब की चीज है वो कौन सी है, केवल और केवल ये है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनो भाई, रेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी k p की पावर 1 और q की पावर 1। देखने से क्या लग रहा है कि मानो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम 3, लेकिन यहां पता लगा कि ऑर्डर कितना आ रहा है मेरे भाई 2, और इस केस में इस पर्टिकुलर स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी है दैट विल बी 2। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये डेटा क्रिस्टल क्लियर है? अगला सवाल आ रहा है 2p से लेके 2p प्लस q कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ r, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कांट डिफाइन। तुम मेंशन तो करोगे ना कि वो एलिमेंट्री है, वो सिंगल स्टेप है, वो क्या है वो मेंशन तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है
ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी कन्वर्ट इनटू सी और इसका रेट दे दिया। अब रेट से मुझे एक आइडिया हो गया है कि ये 1 है और ये पिक्चर क्या है मेरे भाई 2 है। इससे पता लग गया है कि समहाउ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका ऑर्डर मैच कर रहा है तभी तो एलिमेंट्री है। और अगर एलिमेंट्री है तो इस केस में पूछा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी बता दो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 3 इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। पल्ले पड़ गया भैया। अगला सवाल, मैंने तुमसे बोला ट्वाइस ऑफ H2O2 कंबाइन कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस O2 follow first order kinetics, the molecularity will be, it will follow the first order kinetics, the molecularity will be। बताओ जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और मॉलिक्यूलरिटी बतानी है, तो आप कैसे बताओगे जी? आप देखिए, बोल रखा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और मॉलिक्यूलरिटी आपको एक्सप्लेन करनी है, तो कितनी आ जाएगी? इसमें क्या देरी लग रही है बताओ? इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बोलो। वी कांट डिफाइन, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी बेटा? सेकेंड ऑर्डर इसलिए नहीं बेटा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नजर आ रही है मुझे। फिर कर देते उस केस के अंदर। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा जी? दैट विल बी नॉट डिफाइंड। बोलो हो जाएगा? एक बार नोट करना सभी बच्चे, एक बार क्लास के सभी स्टूडेंट नोट करेंगे भाई स्पीड में। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड। बेटा बातें नहीं करनी, नोट करना है भाई। सुनो भाई, तो ये डेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को अब आने वाली थोड़ी सी प्लानिंग समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो हम लोग फोकस कर रहे हैं बेटा जी, जेईई और नीट को कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ के साथ अपने दिमाग में सीबीएसई का भी ज्ञान होना चाहिए भाई। क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देखता हूँ कुछ बच्चे जिनके अंदर कैलिबर है वो मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई में लिखना ही नहीं आता, एक लाइन को 4 लाइन में कैसे कन्वर्ट करें, या वो कौन सी टर्म यूज करें जिससे हम लोगों का पेपर बन जाए, या टीचर जल्दी नंबर छोड़ दे। जैसे मैंने तुमसे बोला, सवाल आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन है, और प्यारे बच्चों इसका तुमसे बोले कि भैया प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सेकेंडरी से टर्सरी से, या सॉल्युबिलिटी रिलेट कर दे कि प्राइमरी की सॉल्युबिलिटी सेकेंडरी टर्सरी से ज़्यादा है, क्यों? तो इसका सीधा सा तो आंसर एंट्रेंस का ये बनता है, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी या मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ 1 डिग्री अमीन। लेकिन प्यारे बच्चों सीबीएसई में इतना लिखना, आधा नंबर मिलेगा एक में से। आपको सबसे पहले 1 डिग्री का स्ट्रक्चर लिखना है, दिखाने कि इसके पास 2-2 हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री 3 डिग्री में दिखाने कितने कितने हाइड्रोजन है। उसके बाद आप लोगों को पूरा ज्ञान कंप्लीट अंग्रेजी में लिखना है कि भैया 1 डिग्री के पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सिंस या एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस टेंडेंसी टू फॉर्म या टेंडेंसी ऑफ स्टेबिलिटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पोलर सॉल्वेंट इज इंक्रीजेस, तब जाके वो तुम्हें नंबर देगा। वहां एक पोलर वर्ड देखेगा आप लोगों का, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेगा और तीसरा स्ट्रक्चर देखेगा, लेकिन एंट्रेंस में केवल और केवल क्या दिमाग में हम लोग पढ़ा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। आपने इसलिए देखा होगा कि जेईई मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों के नंबर फाइनल में नहीं, फाइनल से पहले पहले, क्योंकि फाइनल में तो 2 महीने का टाइम होता है, बच्चा सीख जाता है, 4 सैंपल पेपर पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा क्या लिखना क्या नहीं लिखना। लेकिन अभी के लिए हाफ ईयरली आ गया, टीचर डरा रहा है, परेशान कर रहा है, उसके लिए आप लोगों को ये ज्ञान की नॉलेज भी जरूरी है, और हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। सी अब अपने आने वाली प्लानिंग को समझ लो मेरे भाई। देखिए आप लोगों के पास जो जो चैप्टर हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, जो चैप्टर नहीं हुए एक बार पहले उनको लिख लेते हैं, ठीक है? मैं पहले 12th की बात करूंगा। 12th में मुझे वो चैप्टर बताइए, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, ठीक है? कोई काम की बात हो रही है, मार्केट में नहीं जाना चाहिए सब।